जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर बीए से संबंधित सभी सब्जेक्ट की तैयारी पूरे विस्तार पूर्वक कराई जाती है। तो आप लोग चैनल पर विजिट करके एक बार ज़रूर देख लें, ठीक है। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे साथियों बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र में आपके पेपर का नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, ठीक है। शिक्षा का वैचारिक ढांचा या फिर इसे शिक्षा का संकल्पीय रूपरेखा कह सकते हैं, ठीक है। जो न्यू बैच आप लोगों का स्टार्ट हो गया एग्जाम 2024, एग्जाम 2025 और ये जो क्लास है साथियों एग्जाम 2026, एग्जाम 2027 के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका मॉडल पेपर 1 है और क्लास भी आपका 1 है, ठीक है। जो दीनदयाल उपाध्याय, अच्छा इसमें आपके एजुकेशन बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में आपके टोटल 8 यूनिट होते हैं, ठीक है। तो कम से कम मैं आपको 8 मॉडल पेपर दूंगा, ठीक है। सारे यूनिट्स को मिलाकर 8 मॉडल पेपर रहेंगे और जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएंगे तो आपको महासंग्राम रिवीजन क्लास देंगे। उसमें आपको लगभग 200 से 250 क्वेश्चंस रहेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। चले ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसमें जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है वो बच्चे ध्यान रखेंगे कि इनका पेपर कोड है EDUBA 101। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चे हैं उनको बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के 2 पेपर देने पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। बाकी आप जिस भी यूनिवर्सिटी के हों आप लोग अपना पेपर कोड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज के इस क्लास में साथियों हम लोग कवर करेंगे टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर विथ इंपॉर्टेंट नोट। जो बच्चे हमारे अदर, मान लीजिए आपने शिक्षा शास्त्र लिया है, इतिहास लिया होगा या पॉलिटिकल साइंस या हिंदी लिया होगा, तो आप लोग क्लासेस देख रहे होंगे। मैं इंपॉर्टेंट की आपको साथ में पढ़ाता हूँ, इंपॉर्टेंट नोट्स। यानी ये 60 क्वेश्चन नहीं होते हैं, लगभग 100 क्वेश्चन से ऊपर ही आपके चले जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इस बात को। आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों या इस यूनिवर्सिटी से संबंधित किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों, जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित कई विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। जैसे आपका राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, इससे संबंधित कई विश्वविद्यालय हैं। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हों उत्तर प्रदेश के सभी यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास साथियों। देखते हैं इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो जो स्कूल है, ठीक है, जो स्कूल है इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें यहाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, स्कूल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द स्कोले से हुई है, ठीक है। ग्रीक भाषा का जो शब्द है स्कोले, इससे स्कूल शब्द की उत्पत्ति हुई है। अच्छा, इसका मतलब होता है अवकाश। स्कोले का मतलब क्या होता है? अवकाश, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न आपको पूछा गया है, प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में? बताइए। प्राथमिक शिक्षा का जो प्रारंभ होता है साथियों वो हमेशा बाल्यावस्था में होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 3 आपका पूछा गया है, उच्च शिक्षा को कहते हैं, उच्च शिक्षा को विश्वविद्यालयी शिक्षा कहते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। स्कूली शिक्षा विद्यालयी शिक्षा से भी बड़ी आपकी जो उच्च शिक्षा होती है वो विश्वविद्यालयी शिक्षा होती है। चले इसमें चौथा प्रश्न आपका पूछा गया है, कौन एक शिक्षा का विषय क्षेत्र नहीं है? परीक्षण, मूल्यांकन, प्रबंधन या रिपोर्टिंग? देखिए, परीक्षण भी होता है, मूल्यांकन भी आपका होता है, प्रबंधन भी होता है, लेकिन रिपोर्टिंग आपका शिक्षा के विषय क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 4 का। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यानी ये परिभाषा किसने दी थी कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के रूपों का उत्कृष्ट और सर्वांगीण विकास करे, ठीक है। तो ये जो परिभाषा है महात्मा गांधी जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए अब प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एजुकेशन से संबंधित नहीं है? तो इसमें देखें, एडुकेटम ये भी आपका एजुकेशन से संबंधित है, एडुकेयर भी और एडुसियर भी। इसमें जो एडुकोरम है यह आपका एजुकेशन से संबंधित नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया है, किसने कहा था, यानी ये स्टेटमेंट किसका है कि शिक्षा मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा उसकी आत्मा के सर्वोत्तम गुणों को
व्यक्त करना है। तो यह परिभाषा है महात्मा गांधी की, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 8वां प्रश्न आपका इसमें क्या पूछा गया है, शिक्षा के 3 ध्रुव हैं, यानी शिक्षा के 3 ध्रुव कौन है, तो शिक्षक है, विद्यार्थी होते हैं और पाठ्यक्रम, ये तीनों आपके शिक्षा के ध्रुव होते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया है, शिक्षा क्या है, तो जो शिक्षा है साथियों, यह एक शिक्षा ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त करने की प्रक्रिया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, संविधान की धारा 21A का संबंध है, किससे संबंधित है ये, तो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है संविधान की धारा 21। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, किसने कहा, यानी ये स्टेटमेंट किसका है कि शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर तथा मन बुद्धि एवं बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास से है, तो यह महात्मा गांधी का है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है, किसने यह कहा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, तो साथियों जॉन डीवी ने कहा था कि जो शिक्षा है एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। बहुत ही फेमस ये स्टेटमेंट है जॉन डीवी का, ध्यान रखेंगे, हर साल ये पूछा जाता है लगभग। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 आपका पूछा गया है, राष्ट्र के विकास में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो मानव संसाधन जो होता है, हालांकि देखिए भूमि संसाधन, खनिज संसाधन और प्राकृतिक संसाधन, ये तीनों राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण स्रोत पूछा है तो मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है राष्ट्र के विकास में। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 14 आपका पूछा गया है, राष्ट्रीय एकता में कौन बाधक है, तो साथियों जो आपका जातिवाद है और सांप्रदायिकता है, प्रांतीयता है एवं भाषा असमानता है, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपकी राष्ट्रीय एकता के बाधक हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 आपका पूछा गया है, राष्ट्रीय एकता में बाधक बाह्य कारक हैं, यानी राष्ट्र के एकता में बाहरी कारण कौन से हुए, तो इसमें जो आपके पड़ोसी देश हैं ये राष्ट्रीय एकता में बाधक बाहरी कारक हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 15 का। चलिए प्रश्न नंबर 16 आपका क्या पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे, तो डॉक्टर संपूर्णानंद जो थे ये भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष थे। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो भावनात्मक एकता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद थे। इस समिति का गठन भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने साल 1961 में किया था। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी पूछा जाता है। सामाजिक अंतःक्रिया में सम्मिलित हैं, तो विरोध, सामंजस्य और सहयोग, ये सभी सामाजिक अंतःक्रिया में सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है, राष्ट्रीय एकता में क्या बाधक नहीं है, तो भौगोलिक स्थिति जो होता है यह आपके राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है, बाकी सांप्रदायिकता, धर्म और जाति, प्रांतीयता, ठीक है, प्रांतीयता, ये सभी क्या है, ये राष्ट्रीय एकता में बाधक, लेकिन भौगोलिक स्थिति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक हैं, इस पुस्तक के लेखक जॉन डीवी हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा गया साथियों, शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, शिक्षा का क्या उद्देश्य नहीं है, आपको ध्यान से देखेंगे, व्यक्ति का चारित्रिक विकास करना ये शिक्षा का उद्देश्य है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, व्यक्ति का मानसिक विकास करना, व्यक्ति को शिक्षक बनाना, ये शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 22 इसमें पूछा गया है, एडुकेयर शब्द का अर्थ है, एडुकेयर शब्द का अर्थ होता है आगे बढ़ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 22 हो गया। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखिए पाठ्यचर्या जो होती है पाठ्यक्रम से विस्तृत होती है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, विद्या शब्द का उद्भव विद धातु से हुआ है जिसका अर्थ है जानना, पता लगाना और सीखना। डी ऑप्शन आपका राइट है 24 का।
चलिए प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का अंग है शिक्षक, बालक या पाठ्यक्रम। तो ये तीनों ठीक है, बालक, शिक्षक और पाठ्यक्रम, ये सभी क्या हैं, जॉन डीवी के अनुसार सभी शिक्षा के अंग हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा गया है, शिक्षा का प्रमुख घटक कौन सा है। तो शिक्षा का प्रमुख घटक होता है विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा का प्रमुख घटक ठीक है, विद्यार्थी होते हैं शिक्षा के प्रमुख घटक। 27 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, यह कथन किसका है। यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया है, प्रगतिशील समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। तो तीव्र होती है यानी तेज होती है ठीक है, प्रगतिशील समाज में समाजीकरण की प्रक्रिया तेज होती है ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया है, संस्कृति योग है। तो जो संस्कृति योग है वह समन्वित रीति रिवाजों का योग है, परंपराओं का योग है, प्रचलित व्यवहारों का भी योग है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, मूल लैटिन शब्द करिकुलम का अर्थ है। करिकुलम से आपके एग्जाम में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। करिकुलम का अर्थ होता है दौड़ना या फिर दौड़ का मैदान। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा गया है, शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार किस संस्था ने दिया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो शिक्षा के 4 स्तंभों का जो विचार है यह यूनेस्को ने दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। इसके बारे में मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ, थोड़ा डीपली आप लोग समझ जाएंगे। देखें, शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार डेलर्स कमीशन ने दिया था। किसने दिया था? डेलर्स कमीशन ने। अच्छा सर जी, अभी तो आप कह रहे थे कि यूनेस्को ने दिया है, आगे देखिए अभी आपको समझ में आएगा। अच्छा, जिसका अर्थ है जानना सीखना, करना सीखना, साथ रहना सीखना या होना सीखना ठीक है। डेलर्स कमीशन ने साल 1966 में शिक्षा के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा था। इस रिपोर्ट को यूनेस्को के नैतिक ठीक है नैतिक और बौद्धिक सिद्धांतों से जोड़ा गया था। यूनेस्को की किताब लर्निंग द ट्रेजर विद इन 1996 में भी शिक्षा के 4 स्तंभों का जिक्र है ठीक है। चले प्रश्न नंबर 32 आपका, पाठ्यक्रम का संकुचित अर्थ है अध्ययन का क्रम और सिलेबस यानी पाठ्यक्रम, ये दोनों क्या है? पाठ्यक्रम के संकुचित अर्थ होते हैं। 32 का ऑप्शन नंबर सी राइट है, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर आपका 33 पूछा गया है, कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से जो पाठ्यचर्या है पाठ्यक्रम की अपेक्षा विस्तृत है, यह कथन आपका सत्य है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा है, 34 नंबर, शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है। तो संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या शेष सूची में। तो शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है समवर्ती सूची में। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 34 का। अब प्रश्न नंबर 35 देखेंगे आपको क्या पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो शिक्षा का उद्देश्य है संकुचित राष्ट्रीय भावना को करना, विश्व शांति को बढ़ावा देना, विश्व संस्कृति को बढ़ावा देना। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर आपका 36 पूछा गया है, लोकतंत्र के मूल्य हैं। तो लोकतंत्र के मूल्य क्या क्या है? स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व है यानी भाईचारे की भावना, ये सभी लोकतंत्र के मूल्य हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर आपका 37 इसमें पूछा गया है, संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है ठीक है, यह स्वतंत्रता के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। तो यह स्वतंत्रता के अनुच्छेद में 19 क में, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 क में स्वतंत्रता संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता को दिखाया गया है ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 आपका पूछा गया, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है। तो भाग 3 में संविधान के मौलिक अधिकारों को प्रावधानों को शामिल किया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 38 का। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें की पॉइंट बहुत ही अच्छा है आपके एग्जाम के लिए। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आपके एग्जाम में पूछता है मौलिक अधिकारों का वर्णन भारत संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 12 से 35।
मौलिक अधिकारों को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार है। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा गया है, राज्यसभा तथा लोकसभा में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया, इसमें संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर कब किया गया था, यानी किस सन में किया गया था? 1946 1946 में किया गया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 41 इसमें पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 26 जुलाई 1947 को किया गया था। कहीं कहीं 3 जून 1947 देता है, तो ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 आपका पूछा गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ, कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल, ठीक है, कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल सन 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आपका। यहाँ पर थोड़ा की पॉइंट दिया गया है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी RTI, ठीक है, RTI एक्ट 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। यह अधिनियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत आया था। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। RTI अधिनियम कब आया था? 1 अप्रैल 2010 को, ठीक है। किस अधिनियम के तहत? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। प्रश्न नंबर आपका 43 पूछा गया, शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार की इकाई है? तो शिक्षा का जो अधिकार है इसकी मूल इकाई है मौलिक अधिकार। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 44 पूछा गया साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A संबंधित है, किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 पूछा गया है 45 नंबर, शिक्षा को समवर्ती सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा रखा गया? तो जब संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था, ठीक है। 45 का ऑप्शन नंबर डी राइट है आपका। प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा गया, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी लोग जानते हैं भीमराव अंबेडकर जो थे वो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 46 का। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा की पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। प्रश्न नंबर आपका 47 पूछा गया है 47 नंबर, अल्पसंख्यक की शिक्षा का उल्लेख संविधान की किस धारा में किया गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी जानना अनिवार्य है, ठीक है। जो अल्पसंख्यक है इनके शिक्षा का जो उल्लेख है संविधान के किस धारा में है? तो यह संविधान के अनुच्छेद 30(1) में है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 48 पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना क्यों आवश्यक है? मानव कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना आवश्यक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया है, एजुकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन शब्द से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका प्रश्न नंबर 49 का। अच्छा, यहाँ थोड़ा ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। एजुकेटम शब्द दो शब्दों यानी ई और ड्यूको से मिलकर बना है। ई का क्या अर्थ होता है? अंदर से, और ड्यूको का अर्थ क्या होता है? आगे बढ़ना, यानी अंदर से आगे बढ़ना। इसे आप एजुकेशन के परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन शब्द दो शब्दों से बना है, वे हैं तो ई और ड्यूको से बना है, अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया है तुरंत, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 51 पूछा गया है, औपचारिक शिक्षा का साधन है, राज्य है, परिवार है, विद्यालय है या फिर समाज है? तो साथियों जो विद्यालय है यह औपचारिक शिक्षा का साधन है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 52 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या औपचारिक शिक्षा से संबंधित नहीं है? देखें, जो दूर की समस्या है यह औपचारिक शिक्षा से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका।
प्रश्न नंबर आपका 53 पूछा गया है, औपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षा भिन्न है, तो यह विधियों में भिन्न होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 आपका पूछा गया है, निरौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य होता है कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को बढ़ाना। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 55 आपका पूछा गया है, इसमें निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षा का निरौपचारिक साधन नहीं है? तो देखिए, इसमें जो समुदाय है यह शिक्षा का एक निरौपचारिक साधन नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है। बाकी पत्राचार पाठ्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय, ये सभी निरौपचारिक शिक्षा के साधन होते हैं। प्रश्न नंबर आपका 56 पूछा गया है, औपचारिक अभिकरण बालक को प्रभावित करती है, तो प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट है प्रश्न नंबर 56 का। चलिए, प्रश्न नंबर 57 आपका पूछा गया है, शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण है, तो जो राज्य होता है ये शिक्षा का अनौपचारिक अभिकरण होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 58 आपका पूछा गया है, निरौपचारिक शिक्षा समाहित करती है, तो लचीलेपन को। ठीक है, निरौपचारिक शिक्षा क्या करती है, निरौपचारिक शिक्षा समाहित करती है, लचीलेपन को समाहित करती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, चलिए मैं फिर से बता देता हूँ, इसका आंसर गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका होगा, जो निरौपचारिक शिक्षा होती है यह नियोजन और लचीलेपन दोनों को समाहित करती है। ठीक है, सॉरी इसके लिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, निरौपचारिक शिक्षा दोनों को समाहित करती है, नियोजन को भी और लचीलेपन को भी। प्रश्न नंबर आपका 59 पूछा गया है। 59 नंबर प्रश्न है, शिक्षा के अभिकरण को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो जो शिक्षा का अभिकरण है इसको कुल 3 भागों में विभाजित किया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा सर जी, 3 भागों में विभाजित किया गया है, तो कौन कौन से उसके विभाग हैं बता दीजिए। बिल्कुल, देखें, शिक्षा के अभिकरण को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है औपचारिक शिक्षा, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा, और जो तीसरा है गैर अनौपचारिक शिक्षा है। ठीक है, यानी गैर औपचारिक शिक्षा है। ध्यान रखेंगे ये तीनों को आप आराम से, ठीक है, वीडियो को रोक करके आप अच्छे से इसे पढ़ लेंगे, या तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेंगे, चाहे तो आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी समस्या आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलें, निरौपचारिक शिक्षा का साधन है, तो इसमें जो मुक्त विश्वविद्यालय साथियों निरौपचारिक शिक्षा का साधन है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जल्दी मिलते हैं साथियों आपको मॉडल पेपर 2 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।